नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हिंदी अध्याय में, जिसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें देखेंगे उपभाषाएं कौन सी थी और इनकी बोलियां क्या हैं। तो चैप्टर 1 है दोस्तों। इससे पहले भी हमने कुछ पार्ट देखा था हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट करें कि बताएं मुझे कि मैं किस तरह से आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकता हूं और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूं। तो मुझे कमेंट करते रहें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के अपने टॉपिक, जिसका नाम है हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा की उपबोलियां, भाषाएं और उनकी विशेषताएं देखने वाले हैं। बोलियां कौन सी हैं इनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है उपभाषाएं और बोलियां, और सामने दिया हुआ है उनके बारे में और कौन कौन सी उनकी उपभाषाएं हैं। तो पहला है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। इनकी जो बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। फिर है पूर्वी हिंदी। इसमें क्या है? इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर है राजस्थानी हिंदी। इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। इसके बाद है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियां भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो ये थी दोस्तों कुछ उपभाषाएं और उनकी बोलियां। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। खड़ी बोली। खड़ी बोली, इस बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, बोल चाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि नाम से जाना जाता है। आदि नाम इसके दिए गए हैं। इसका दूसरा सही नाम है कौरवी। यह वही प्रदेश है जिसे पहले गुरु जनपद कहते थे। कुरु जनपद। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भागों में बोली जाती थी। कौन सी? कौरवी, या जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं वो। खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। जो खड़ी बोली है और उसके जो परिष्कृत रूप हैं, इनके जो मानक रूप में है उनमें समान, मतलब उनमें समानताएं मिलती हैं। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने इस बोली का प्रयोग किया था। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। 16 से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर ब्रजभाषा व अवधी का आधिपत्य रहा है, परंतु कालांतर में खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। न केवल पद्य में अपितु गद्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। तो 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी के पहले तक क्या था कि हिंदी साहित्य पर किसका आधिपत्य था? ब्रजभाषा व अवधी का। और लेकिन उसके बाद क्या है कि खड़ी बोली में हिंदी साहित्य लिखने लगा। किस भाषाओं में? किन गद्य विधाओं में? सिर्फ गद्य में ही नहीं बल्कि पद्य में भी लिखा जाने लगा। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ हिंदी साहित्य में किसका? हिंदी साहित्य का भी जन्म होने लगा। खड़ी बोली के विकास के साथ साथ जो लेखन परंपरा थी वो खड़ी बोली में भी होने लगा, जिसमें सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल आदि ने अपने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। अतः गद्य साहित्य के विविध रूपों में हिंदी खड़ी बोली ने उल्लेखनीय विकास किया था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी खड़ी बोली का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। कौन सा? जयशंकर प्रसाद जी का
कामायनी, जो कि महाकाव्य है और ये खड़ी बोली में लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है। खड़ी बोली में अतुकांत पद्य में निराला जी का प्रमुख स्थान है। किसका? निराला जी का। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध रचित प्रिय प्रवास है। हरिऔध द्वारा रचित कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। आकार मतलब बड़ा है और किसी तरह से भी उसे बोला जा सकता है। इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे माता, पिता, हथौड़ा आदि। खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, खड़ी बोली में आकार बहुधा बोली है। यहीं दूसरी है कि खड़ी बोली में बहुधा द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करत्ता, बेटा, डाडी आदि। तो इस तरह के शब्दों का मतलब जिसमें डबल शब्द यूज होते हैं, उनका द्वित्व व्यंजन जिन्हें कहते हैं, उनका प्रयोग अधिक होता है। खड़ी बोली में मूर्धन्य रन का प्रयोग मिलता है, जिसका मानक हिंदी में अभाव है, जैसे बाल, जंगल आदि। खड़ी बोली में मानक हिंदी के ना भा के स्थान पर क्रमशः णा बा का प्रयोग होता है, जैसे खाना की जगह खाना, जाना की जगह जाना, आना, अभी मतलब अभी, कवि मतलब कभी। तो ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होता है। हरियाणवी, हरियाणवी को हरियाणी तथा बांगरू भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया था। तो ये भी एक प्रश्न मिल गया कि बांगरू नाम हरियाणवी बोली को, हरियाणवी भाषा को किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हरियाणवी प्रांत पानीपत, सोनीपत, जींद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव आदि को कहा जाता है तथा दिल्ली के देहात क्षेत्र में हरियाणवी बोली बोली जाती है, जो कि हरियाणा से सटा हुआ भाग है। हरियाणा प्रांत में अहीर तथा जाटों की बहुलता है। इस कारण हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है। साहित्य हरियाणवी भाषा में बहुत ही कम या कहें कि ना के बराबर लिखा गया है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। ब्रजभाषा अपने विस्तार के साथ मथुरा मंडल की भाषा के रूप में विकसित हुई है। ब्रजभाषा का आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ब्रजभाषा का जो आरंभिक उल्लेख है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण व हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ब्रज का शाब्दिक अर्थ गोस्थली, जहाँ गाय रहती हैं, होता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी। किसकी? ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत विशाल था। ब्रजभाषा में साहित्य बहुत ज़्यादा लिखा गया था। सुंदरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के कवि हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। अक्सर परीक्षाओं में एक आध प्रश्न इससे पूछ लेता है। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का जो प्रावधान है वो संविधान की धारा 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में ही होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांत के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी में होगा। ठीक है, राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। राजभाषा आयोग 1955, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, सुझाव हैं, वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, जिसके कुछ सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार थे। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। फिर है हिंदी सर्वाधिक, मतलब जो हिंदी भाषा है वो सर्वाधिक बोली व समझे जाने वाली भाषा है। यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रति एक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हों। संसद व विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे राजभाषा आयोग 1955 के। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए, जैसा कि आजकल की परीक्षाओं में बहुत ही कम होता है, पर यह सुझाव था राजभाषा आयोग 1955 का कि हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से रखा जाए। भारत की जो भाषाओं हैं, भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन भाषाओं में ज़्यादा मतलब डिफरेंस ना रहे। ज़्यादा लोग क्या है कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भाषा को बोलते हैं, तो हिंदी को सर्वमान्य करने के ऊपर इसलिए प्रेशर दिया जा रहा था ताकि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसको सारे लोग बोल और समझ सकें। अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग आधिकारिक किया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राज्य भाषा तथा राज्य के बीच या एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। वहीं अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी के शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। अनुच्छेद 348 के अनुसार संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र, मतलब जो पत्रकारिता होती है, पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा को प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के लिए मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश कर सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।
संसद के प्रति एक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 349 के अनुसार राजभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। 8वीं अनुसूची की भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली 22 भाषाएं हैं। 92 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा वर्ष 2004 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं जिसमें बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग, संसद और सरकार ने आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारण किए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, 22 भाषाएं, सही है। कौन कौन सी भाषाएं थी ये भी देखे और जो 92 संशोधन अधिनियम 2003 था उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये भी देखा हमने। राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो इस प्रकार हैं। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग थे? का वर्ग। का वर्ग के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है इनमें से। फिर है खा वर्ग के क्षेत्र पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार, ये खा वर्ग के क्षेत्र हैं। गा वर्ग के क्षेत्र शेष सभी जो राज्य बचते हैं एवं संघ शासित जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वो सभी गा वर्ग के क्षेत्र में आते हैं। का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। केंद्रीय कार्यालयों से का श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। खा श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में से जो भी पत्र आएंगे, रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। मतलब कि अगर कोई हिंदी में पत्र लिखता है तो उसका जवाब भी हिंदी में ही होगा। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य भी हिंदी में किया जा सकेगा। देवनागरी लिपि। अब बात आती है देवनागरी लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन
उर्दू की, फारसी तथा पंजाबी की गुरुमुखी है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी को लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्रकार तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी, चित्राक्षर या ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में भी प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देवभाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे तथा वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। तो देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि किस प्रकार से कहा गया ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे आ, मी, आ, ओ, औ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जैसे हिंदी, हिंदी, कंठ, कंठ, ये जो ऊपर बिंदी लग गई ऐसा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं, कुछ निम्नलिखित विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं। पहली है, देवनागरी लिपि पर प्रायः दोषारोपण होता रहा है कि इसमें वो की संख्या, किसमें, शब्दों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, आह। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। पुनः व्यंजनों के अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे कमल, कलम। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा और उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी, जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित अध्याय, जो कि कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या फिर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले जो वीडियो आई थी और ये वीडियो, इन दोनों वीडियो का आप कंठस्थ कर लें, खुद के नोट्स बना लें। इससे बाहर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से नहीं पूछा जाएगा। और अगर कुछ होता है तो बिल्कुल दोस्तों मैं वो भी बता दूंगा आपको किस तरह से लगता है कि और किस तरह से मैं वीडियो बना सकूं, ताकि आपकी परीक्षाओं में मदद हो सके। तो मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ज़रूर मैसेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।